सभी बहनों एवं भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है। बालक देखभाल और शिक्षा, जिसे हम बाल विकास भी कहते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5, यानी कि इससे पहले सभी सब्जेक्ट के 5-5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है महिला पर्यवेक्षक फ्री क्लास के नाम से। वहाँ पर जाकर के आप सारी वीडियो एक साथ में देख सकते हैं, ठीक है? जैसा कि आपको पता है, बालक देखभाल एवं शिक्षा आपके एग्ज़ाम में 45 नंबर की आने वाली है, ठीक है? तो ये 45 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप डेली क्लास लेते हैं, तो आप आराम से इसमें 42 से 43 नंबर भी ला सकते हैं, ठीक है? चलिए, किस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, उन सारे क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के सामने ही बेल आइकन दिख रहा होगा। बेल आइकन को दबा करके ऑल पर सेट कर लेना है, जिससे कि जो भी क्लास हम डालें, वो तुरंत की तुरंत उसका नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, साथ ही साथ में आपको बता दें, एमपी महिला सुपरवाइजर के सुपर नोट्स तैयार हो चुके हैं। चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर नोट्स आपको मात्र ₹128 में मिलने वाले हैं। सिंगल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो मात्र ₹39 में आपको मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इसी पर व्हाट्सएप करके आपको अपने नोट्स ले लेने हैं तुरंत की तुरंत, ठीक है? नोट्स में कौन-कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलने वाले हैं, तो वो आपको बता दें। सबसे पहले पोषण एवं स्वास्थ्य, जो आपके एग्जाम में 55 नंबर का आने वाला है। ये पूरा कंप्लीट कवर किया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद में सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर आपको मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, योजनाएं, एक्ट, अधिनियम, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, ये सब देखने को मिलने वाला है। तो इन सब को भी हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कवर किया हुआ है। इन सब के नोट्स आपको दिए जाएंगे। उसके बाद शिशु देखभाल, जिसे बाल विकास कहते हैं, इसके कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाले हैं। मैनेजमेंट, जो कि प्रबंधकीय कौशल है, सबसे ज़्यादा परेशान यही कर रहा है, तो ये भी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कवर किया गया है इन नोट्स में। तो चारों सब्जेक्ट नोट्स मात्र ₹128 में आपको मिलने वाले हैं। तो ये नोट्स आपको तुरंत मंगवा लेने हैं। कैसे मंगवाने हैं वो आपको आगे हम बताएँगे। यहाँ से आप नोट्स मंगवा लीजिए और नोट्स से कंप्लीट थ्योरी कवर कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद में एमसीक्यू की डेली प्रैक्टिस हम आपका इस पे करवा ही रहे हैं चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर। यहाँ से आपकी एमसीक्यू की बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरह से आप आराम से जो 660 सीटें निकली हुई हैं, इनमें से 1 सीट अपनी पक्की कर सकते हैं, ठीक है? तो थ्योरी आपको ज़रूर कंप्लीट कर लेना है। कुछ लोग कह रहे हैं सर बहुत कम समय बचा है, ऐसे में कैसे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे? तो ये नोट्स इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि मात्र 30 दिन में आप इस नोट्स को 2 बार कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप 6-6 घंटे डेली पढ़ते हैं। यहाँ से ये नोट्स अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप आसानी से फुल कॉन्फिडेंस के साथ में एग्ज़ाम देने जाएँगे, ठीक है ना? तो बढ़िया से नोट्स मँगा कर के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर अभी भी आपने तैयारी नहीं शुरू की है, तो अभी भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नोट्स आपको मंगवाने के लिए कुछ खास करना नहीं, ये आपको देखिए स्कैनर दिख रहा है, इसी का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको मात्र ₹128 का पेमेंट करके और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत शेयर कर देना है। जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट पहुँचेगा, तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएँगे और ये नोट्स आपको मोबाइल पर ही, व्हाट्सएप पर ही मिलेंगे। आपके घर पर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि अब समय ही नहीं बचा है। 15 दिन में आपके घर पर पहुँचेंगे, 28 से पेपर है, तो फिर आप पढ़ोगे कब, ठीक है ना? इसलिए तुरंत की तुरंत स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपके पास में नोट्स पहुँच जाएँगे पीडीएफ फॉर्म में। चलिए, अब क्लास शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो या तो आपके एग्ज़ाम में आए हैं इससे पहले, या फिर जो अभी एग्ज़ाम रिसेंट में हुए, जैसे राजस्थान में महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ है, छत्तीसगढ़ में महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ है। तो उनमें जो प्रश्न आए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर एक साथ कवर किया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केयर बच्चों के लिए स्कूली भोजन कार्यक्रमों में लगा हुआ एक क्या है? केयर नाम की एक संस्था है जो बच्चों के लिए स्कूलों में भोजन जो है प्रोवाइड कराती है। तो कैसी संस्था है यह? गैर सरकारी संगठन है, सरकारी संगठन है, श्रमिकों का लाभदायक समूह है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कैसी संस्था है जो केयर संस्था है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केयर एक गैर सरकारी संगठन है। इसको सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया है। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। देखिए, तो केयर एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है जो गरीबी और सामाजिक अन्याय से लड़ने पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी जो भी बच्चे गरीब हैं या फिर जो भी नागरिक गरीब हैं, उनके लिए यह कार्य करता है। बहुत सारे लोगों का पूछना है कि सर ये 4 ऑब्जेक्टिव ही आएंगे या फिर इस तरह से हमको क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा? तो आपको बता दें, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 4 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में, 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, एमसीक्यू आने वाले हैं। ये तो हम एक्स्ट्रा आपको जानकारी दे देते हैं, जिससे कि जब आप पीडीएफ निकलवाएं तो आपको अच्छे से
से समझ में आ सके, आंसर भी आपको पता चल जाए और वो आंसर सही क्यों है, उसका रीज़न भी आपको पता चल जाए। इसलिए ये 2 से 3 लाइन हम इसमें एक्स्ट्रा लिख देते हैं, ठीक है ना? ऐसा आपको वहाँ एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। एग्ज़ाम में आपका 4 ऑप्शन आएँगे, 4 ऑप्शन में से 1 पर क्लिक करना रहेगा। ये 7-8 लोगों ने हमसे जो है व्हाट्सएप पर पूछा था, जिन लोगों ने नोट्स लिया था। चलिए, नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन मानसिक मंदन का सबसे सामान्य कारण है? बच्चों में मानसिक मंदन हो जाता है। मानसिक मंदन का अर्थ है कि जो बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, चीज़ें उनको याद नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं, "अरे! तुम तो बहुत बड़े गधे हो, तुमको तो याद ही नहीं हो रहा है।" तो ऐसे बच्चे क्यों हो जाते हैं? इसका सामान्य कारण क्या है? आइए देखें। माताओं में मधुमेह, यानी कि अगर माताओं में डायबिटीज़ हो जाए, या फिर गर्भावस्था के दौरान मानसिक समस्याएँ, या फिर माता में पीलिया का होना, या फिर माता में जर्मन यानी कि मीज़ल्स का खसरा, मीज़ल्स या फिर खसरा हो जाना, किस वजह से बच्चों में मानसिक मंदन आ जाता है, बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगर माता में जर्मन मीज़ल्स, जिसे हम खसरा कहते हैं, अगर खसरा माता को हो गया है गर्भधारण के दौरान, तो ये समझ लीजिए कि बच्चे में मानसिक मंदन होने वाला है, यानी कि बच्चा जो है वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकता है। इसलिए ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं। सारे टेस्ट कराने के बाद में जो है आपका प्रेगनेंसी वगैरह जो है उसको किया जाता है, ठीक है ना? मतलब कि ऑपरेशन वगैरह सब कुछ उसके बाद में किया जाता है। पहले चेक कर लेते हैं कि सारी चीज़ें ठीक है या नहीं है। इसके अलावा जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, इन आंगनवाड़ी केंद्रों में इन सब के लिए टाइम टू टाइम टीके लगाए जाते हैं। इसलिए क्योंकि आप आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र बनने वाले हैं, इसलिए यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है? देखिए, इसका एक अन्य नाम रूबेला भी है। तो रूबेला, जिसे हम जर्मन खसरा भी कहते हैं, जो कि एक वायरस संक्रमण है, जो बौद्धिक अक्षमता यानी कि मानसिक जो मंदन का वजह वजह जो है वो यही बनता है। बौद्धिक अक्षमता, मानसिक मंदन मंदन सहित गहन जन्म दोष पैदा कर सकता है। अगर किसी को रूबेला है या फिर खसरा है, तो जान लीजिए उसके बच्चे में ये सारी समस्याएँ हो सकती हैं। मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकता है, बौद्धिक अक्षमता हो सकती है, यानी उसको बिल्कुल भी कोई चीज़ याद नहीं रहेगी, या फिर अन्य जन्म दोष हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये टीके जो लगते हैं टाइम टू टाइम, वो टीके ज़रूर लगवाना है, जो भी जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं। आगे देखिए, नंबर 3, प्रसव की अवस्था के दौरान घटनाओं का सही क्रम क्या है? यानी कि जब प्रसव कराया जाता है, एक गर्भवती महिला का प्रसव कराया जा रहा है, तो वो क्या-क्या, एक मतलब कि जो-जो कंडीशन होती हैं, वो क्या-क्या कंडीशन होती हैं, उसको आपको क्रम में लगाना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका 29 मार्च 2017 को जो एग्ज़ाम हुआ था महिला सुपरवाइज़र का एमपी में, उसका प्रश्न है, ठीक है? देखिए, तो सबसे पहले क्या होगा? ग्रीवा का फैलना, उत्तमंग थैली का फटना, प्रसव, नाल का बाहर निकलना। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बड़े ऑप्शन हैं, अपन सीधे आंसर देखते हैं, फिर आपको आंसर ही समझाते हैं, ठीक है ना? चारों ऑप्शन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अब देखिए, समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, जब किसी भी महिला का प्रसव होने वाला होता है, तो सबसे पहले जो ग्रीवा होती है, जो नाल होती है जिसमें बच्चा रहता है, उस नाल जो है वो फैलती है, ठीक है ना? जब वो मतलब कि कह सकते हैं गर्भगृह का जो मुँह है वो खुलता है, ठीक है? उसके बाद में जो उत्तमंग थैली होती है, जिसमें बच्चा रहता है, तो वो तरल पदार्थ भरे रहते हैं उसके चारों तरफ, ठीक है? बच्चा इसमें तैरता रहता है। ये उत्तमंग थैली फटती है, ठीक है? अब ये उत्तमंग थैली जब फट जाएगी, तो फिर प्रसव होगा, और प्रसव होने के बाद में नाल बाहर निकलेगी, जिससे कि जो नर्सेज़ होती हैं वो उसको काट देती हैं। तो सही क्रम ये होता है, ग्रीवा का फैलना, उत्तमंग थैली का फटना, उसके बाद में प्रसव यानी कि बच्चे का जन्म होगा, फिर नाल का बाहर निकलना, जिसे जो है नर्सेज़ लोग काट देती हैं। तो ये बिल्कुल सही क्रम हो जाएगा। अब ये उत्तमंग थैली या फिर एमनियोटिक थैली क्या होती है? तो याद रखना, जो एमनियोटिक थैली होती है, वह एक ऐसी थैली होती है जिसमें तरल पदार्थ भरा रहता है, यानी कि इसमें तरल पदार्थ भरा रहता है, और इसी में बच्चा जो है रहता है। बच्चा एक तरह से कह सकते हैं तरल पदार्थ के अंदर तैरता रहता है, ठीक है? इसीलिए कभी-कभी डॉक्टर कहते हैं, भैया इसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम हो गया, जिसकी वजह से बच्चा घूम नहीं रहा है। तो ये फ्लूइड कभी भी कम नहीं होना चाहिए। इसका एक लेवल होता है, वो लेवल टाइम टू टाइम चेक कराता रहना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़िए, नंबर 4, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हाँ सर, चीज़ें हमारे समझ में आ रही हैं। आपके जो कमेंट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमको और ऊर्जा मिलती है आपके लिए नए-नए वीडियो लाने में, ठीक है? तो कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा। नंबर 4, साइकोसिस कैसा विकार होता है? ये एक तरह का रोग है, लेकिन किस तरह का रोग है, किससे संबंधित है, वह आपसे पूछा गया है। 28 मार्च 2017 को यह प्रश्न आया हुआ है। गंभीर विकार है, एक मामूली विकार है, एक अनुकूलित विकार है, या फिर एक मध्यम विकार है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यह एक गंभीर विकार होता है। देखिए,
साइकोसिस साइकोसिस की बात करें तो साइकोसिस एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति को संदर्भित करता है जिसका लक्षण वास्तविकता से अलग होता है। यानी कि जो बच्चे का मानसिक स्थिति होती है, यानी कि बच्चा का जो दिमाग होता है वो वास्तविकता से अलग हो जाता है, यानी कह सकते हैं कमज़ोर हो सकता है बच्चा मानसिक रूप से। तो ये जो साइकोसिस है ये एक मानसिक मंदित बीमारी होती है, बच्चे को मानसिक रूप से कमज़ोर करने वाली बीमारी होती है, जो विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकते हैं, जैसे कि मतिभ्रम हो जाएगा, यानी बच्चे कोई चीज़ आप कहेंगे उसको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है? या फिर खराब अंतर्दृष्टि हो जाएगी, यानी कि वो अंदर ही अंदर चीज़ों को सोच नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। विचार प्रक्रिया में व्यवधान, यानी अगर वो ध्यान लगाना चाहेगा, तो ध्यान लगाने में भी उसको दिक्कत होगी। तो इस तरह का जो रोग होता है, इस तरह की जो परेशानी होती है, उसे हम साइकोसिस कहते हैं और यह एक मानसिक विकार होता है। नंबर 5, नवजात शिशुओं की दशा किससे प्रभावित होती है? 29 मार्च को पूछा गया है। आइए ऑप्शन देखें, जो बच्चे जन्म लेते हैं, तो उनकी दशा किससे प्रभावित होती है? देखिए, जन्म की प्रक्रिया से, प्रसवपूर्ण वातावरण से, या फिर दोनों से, या फिर इनमें से आँख, त्वचा और बालों के रंग से। तो किससे प्रभावित होती है नवजात शिशुओं की दशा? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि उपरोक्त दोनों। जो ऊपर के दोनों दिए गए हैं, ये सही है। आइए समझाते हैं कैसे। जन्म की प्रक्रिया से, अगर बच्चे का जन्म हो रहा है, अगर बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हो रहा है, ठीक है? हॉस्पिटल में हो रहा है, तो वहाँ की जो नर्सेज होती हैं, वो पूरा उनको फुल ट्रेंड होती हैं, वो अच्छे से जन्म करवाती हैं। अगर मान लीजिए घर पर दाई के द्वारा जन्म करवाया जा रहा है, तो हो सकता है दाई को समझ में नहीं आए कोई चीज़, या फिर वो दाई खींच भी सकती है बच्चे को, तो बच्चे की कह सकते हैं पैर में चोट आ जाए या फिर कुछ भी हो जाए। तो जन्म की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा निर्भर करती है कि बच्चे का जन्म कैसे होने वाला है, उसकी दशा और दिशा जन्म की प्रक्रिया पर निर्भर करता है कि बच्चे का जन्म कैसे करवाया जा रहा है। दूसरा है प्रसवपूर्ण वातावरण से। प्रसवपूर्ण का मतलब है कि जन्म से पहले का जो वातावरण है, जैसे कि अगर कोई माता, ठीक है, कोई माता ड्रिंक करती है, जन्म मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान ड्रिंक करती है या फिर धूम्रपान करती है, तो उससे भी उस बच्चे पर इफ़ेक्ट पड़ता है, वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकता है। उसको आपको पहले भी बता रखा है, पहले वीडियो जब बनाया था प्रैक्टिस वाला, उसमें बता रखा था कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बच्चे के ओंठों से संबंधित विकार हो सकता है, बच्चे की आँखों में दिक्कत हो सकती है। तो प्रसवपूर्ण वातावरण और जन्म की प्रक्रिया, ये दोनों निर्भर करती हैं कि बच्चे की दशा और दिशा कैसी होने वाली है जन्म के बाद। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो नवजात शिशुओं की दशा जन्म की प्रक्रिया और प्रसवपूर्ण वातावरण दोनों से प्रभावित होती है। कैसे होती है वो हमने आपको ऊपर समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रायः आरंभिक बाल्यावस्था का विकास माना जाता है। कब से कब तक आरंभिक बाल्यावस्था का विकास माना जाता है? टाइमिंग पीरियड आपसे पूछा गया है। 28 मार्च 2017 शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, ऑप्शन ए है जन्म से 8 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन बी है आरंभिक मानसिक प्रचालन से औपचारिक वैचारिक की क्षमता तक। ऑप्शन सी है स्कूल पूर्व वर्षों से प्राथमिक कक्षाओं के विकास तक। या फिर ऑप्शन डी है बच्चों के प्रथम चरण से आरंभ होने और किशोरावस्था के औपचारिक प्रचालन के चरण में समाप्त होने तक। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जन्म से जो 8 वर्ष तक की आयु होती है, इसे हम प्रायः आरंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं थी। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, जन्म से 8 वर्ष तक की आयु को हम आरंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। देखिए, इसमें क्या-क्या कंडीशंस होती हैं वो देख लीजिए। आरंभिक बाल्यावस्था का विकास वृद्धि, जिसे हम ईसीडी कहते हैं, विकास की एक महत्वपूर्ण अवधि है जो जन्म से 8 वर्ष की आयु तक होती है, ठीक है? तो आरंभिक बाल्यावस्था जन्म से 8 वर्ष तक रहती है। इस दौरान बच्चों का मस्तिष्क तेजी से विकसित हो रहा होता है और वे अभूतपूर्व गति सीख रहे होते हैं। तो 0 से 8 तक का जो बालक होता है, उसका दिमाग बहुत तेज़ी से डेवलप होता है। कोई भी चीज़ बच्चों को याद आप दिला देंगे, अगर वो 8 साल का बच्चा है, एक बार अगर आपने याद दिला दिया, तो उस बच्चे को याद हो जाएगा। वो बच्चा देख-देख कर के सीखता है कि आखिर अगर ये बॉलिंग, मान लीजिए वो क्रिकेट देख रहा है, तो वो देखेगा ये बॉलिंग करा रहे हैं, तो बॉलिंग क्यों करा रहे हैं? कैसे करा रहे हैं? तो वो एक्शन को बहुत जल्दी सीख लेता है। क्यों सीख लेता है? कि उसका दिमाग इस समय बहुत तेज़ी से डेवलप होता रहता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो मतलब कि पढ़े-लिखे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, 0 से 8 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनको चीज़ें सिखाते हैं। देखो बेटा, ये अनार है, ये इस तरह से दिखता है, ये आम है, इस तरह से दिखता है, एबीसीडी पूरा जेड तक याद होगा, 1 2 3 100 तक याद होगा। क्यों? 8 साल के ही बच्चों को ये सारी चीज़ें कैसे याद हो जाती हैं? क्योंकि उस टाइम पे उनका दिमाग तेज़ी से डेवलप करता रहता है। जो चीज़ें आप एक बार सिखा देंगे, बच्चा तुरंत ग्रहण कर लेता है, तुरंत सीख लेता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बहुत धीमे गति से चल रहे हैं अपन, ठीक है ना? अभी 6 ही क्वेश्चन हो पाए, टाइम बहुत हो गया। अब थोड़ा स्पीड तेज़ करते हैं अपन। नंबर 7 देखिए, जब वाक्यांश या वाक्य बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक शब्दों को एक साथ रखा जाता है, तो यह किस नियम का उदाहरण है? ध्वनि शास्त्र का नियम, शब्दार्थ का नियम, वाक्य विन्यास का नियम, या फिर कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे हम वाक्य विन्यास का नियम कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़ करके जब हम लिखते हैं, तो हम इसे वाक्य विन्यास का नियम कहते हैं।
देखिए, वाक्य विन्यास उन नियमों को संदर्भित करता है जो सार्थक वाक्य बनाने या फिर शब्दों और वाक्यांशों की व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। जो समझाने वाली चीज़ें होंगी उसको हम समझाएँगे, बाकी जो फैक्ट वाली चीज़ें होंगी उनको पढ़ते हुए जल्दी से आगे निकल लेंगे। निम्न में से कौन एनेक्सिया द्वारा उत्पन्न मुख्य तंत्र की जन्म सिंड्रोम है? जब किसी भी माता को एनोक्सिया हो जाता है तो कौन-कौन सी दिक्कतें होती हैं? किस तरह का सिंड्रोम विकार हो जाता है? 29 मार्च को पूछा गया है, आइए ऑप्शन देखते हैं। 4 ऑप्शन है, डाउन सिंड्रोम, फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम, प्रमस्तिष्क घात या फिर कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है जिसे हम प्रमस्तिष्क घात कहते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी कहते हैं। देखिए एनोक्सिया किस वजह से होता है, क्या दिक्कतें होती हैं एनोक्सिया में? देखिए, तो एनोक्सिया जिसे ऑक्सीजन की कमी के रूप में भी जाना जाता है, विकासशील मस्तिष्क पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है, विशेषकर अगर यह भ्रूण के विकास की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान होता है। अगर किसी भी माता को एनोक्सिया उस टाइम पर हो जाता है जब बच्चा उनके गर्भ में है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है उस बच्चे के लिए। क्यों? ये एनोक्सिया जो है वो ऑक्सीजन की कमी का घोतक है, यानी कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो आपको एनोक्सिया हो सकता है। ऐसे में बच्चे तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है, तो बच्चे का जन्म जो है टाइम से पहले हो सकता है, टाइम से बाद में हो सकता है, और उसको जो है ब्लड नहीं मिल सकता है, तो बहुत सारी समस्याएँ उसको हो सकती हैं। तो एनोक्सिया जो है वह एक ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, समाजीकरण क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 2-3 बार पूछा गया है, 29 मार्च को पूछा गया आपके एग्जाम में शिफ्ट 1 में। बच्चों को मौजूदा मानकों के लिए प्रेरित करना, बच्चों को आज्ञाकारी बनाने के लिए प्रशिक्षण देना, बच्चों को अपने समाज के नियमों को जानने में मदद करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बच्चों को अपने समाज के नियमों को जानने में मदद करना ही समाजीकरण कहलाता है। यानी बच्चों को बताना पड़ता है कि देखिए अगर आप इस तरह से बात करेंगे दूसरों के साथ में तो उसके ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप चिल्ला के गुस्से में बात करते हैं तो बेटा तुम गंदे बच्चे कहलाओगे, अगर तुम प्यार से धीरे-धीरे बात करते हो तो बेटा तुम अच्छे बच्चे कहलाओगे, ठीक है? तो गुड बॉय, गुड गर्ल वाला जो कंडीशन होती है, वो यही एक कंडीशन होती है, इसी को हम समाजीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो समाजीकरण एक आजीवन प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज के मानदंडों और उनके अनुरूप जो है खुद को ढालता है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किया है, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 10, घरेलू अधिगम जो है वो क्या उत्पन्न करता है? घरेलू अधिगम के बारे में आपको पहले भी बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं। घर पर बच्चों को पढ़ाना, जब बच्चे 0 से 3 वर्ष की अवधि में होते हैं, तो घर पर जो अधिगम दिया जाता है उसे हम घरेलू अधिगम कहते हैं। 26 मार्च को पूछा गया है। इसका फ़ायदा क्या होता है? सामुदायिक जागरूकता, ग्रामीण जागरूकता, क्लब अभिप्रेरणा या फिर युवा अभिप्रेरणा? आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देता है घरेलू अधिगम। क्यों? क्योंकि 0 से 3 वर्ष का जो बालक होता है, घरेलू अधिगम का अर्थ है कि वो अपने परिवार के बीच में रहता है, अपने समुदाय के बीच में रहता है। तो ये सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देता है। वो देखता है कि हमारे मम्मी-पापा क्या कर रहे हैं, दादा-दादी क्या कर रहे हैं, भाई-बहन क्या कर रहे हैं। तो एक तरह से जो उस वो परिवार का समुदाय जो-जो चीज़ें करता है, बच्चा उसको सीखता है, यानी कि सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देता है घरेलू अधिगम। इसीलिए कहते हैं छोटे अगर बच्चे हैं तो घर में कभी भी ऊँची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, प्यार से बात करना चाहिए, क्योंकि बच्चे आपकी एक-एक कंडीशन को बड़े गौर से देखते हैं, बड़े गौर से सीखते हैं। माता-पिता को कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। कभी भी कोई भी लड़ाई किसी भी बच्चे के सामने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा सीख रहा है, बच्चा देख रहा है, ठीक है ना? अभी आपने एक आईआईटी बाबा के बारे में सुना होगा, ठीक है ना? तो उनकी उनकी कंडीशन क्या है? उनके माता-पिता उनके सामने बहुत लड़ा करते थे, उनके पिताजी जो है वो माता को बहुत मारा-पीटा करते थे, या जो भी कंडीशन थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने देख रखी हैं। तो उनके अपने माता-पिता के प्रति बहुत बड़ा गुस्सा अंदर आ गया है। शादी से उनको बहुत डर लगने लगा कि नहीं शादी करेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, तो उनको क्या हो गया, मोह भंग हो गया और वो बाबा बन गए, ठीक है ना? लेकिन वो सारी चीज़ें वो बताते हैं कि माता-पिता ऐसे लड़ते थे, तो कभी भी बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जितनी भी बहनें देख रही हैं, वो इस बात को अपने अंदर अपनाइए, ठीक है ना? कि कभी भी आपको बच्चों के सामने किसी भी तरह की बहसबाजी नहीं करनी है। घरेलू अधिगम छात्रों को विभिन्न पृष्ठभूमि से लोगों को जुड़ने और सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए सामुदायिक जागरूकता को बढ़ाने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? आपको हमने सारी चीज़ें समझा दी। क्वेश्चन 11, किस अधिनियम के द्वारा बाल आयुक्त पद सृजित किया गया था? फैक्ट वाला प्रश्न है, सीधे आंसर देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाल अधिनियम 2004 के द्वारा बाल आयुक्त जो पद है वो सृजित किया गया था। क्वेश्चन 12, अनेक लोगों से प्रभावी ढंग से जुड़ जाने वाले बच्चे कैसे होते हैं? कभी-कभी आप देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं किसी की भी गोदी में चले जाते हैं, रोते नहीं है, ठीक है ना? तो किस तरह के बच्चे होते हैं? 29 मार्च को पूछा गया है, आइए देखते हैं। बहिर्मुखी होते हैं, श्रोता होते हैं, प्रत्येक से संप्रेषण हेतु तत्पर होते हैं, या फिर सभी? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि जो ऐसे बच्चे होते हैं उनमें ये तीनों गुण पाए जाते हैं। बहिर्मुखी यानी कि बेझिझक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया, तुम भी खिला सकते हो हमको, बगल वाला पड़ोसी भी खिला सकता है, मम्मी की फ्रेंड भी खिला सकती हैं, ठीक है ना? मतलब कोई दिक्कत नहीं उनको। वो श्रोता होते हैं, सारी चीज़ों को ध्यान से सुनते हैं, प्रत्येक से संप्रेषण हेतु तत्पर रहते हैं, यानी कि सबसे बात करने के लिए उनकी मन में उत्सुकता होती है। अगर कोई भी घर पे मेहमान आ गया, सबसे पहले वो पहुँच जाएँगे, हाँ बताइए अंकल जी कैसे आए, कैसे नहीं आए? मम्मी बाद में पहुँचेंगी, बेटा पहले पहुँच जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो जो है प्रभावी ढंग से जुड़ने वाले बच्चे होते हैं सबके साथ में, और उनमें ये सारे गुण पाए जाते हैं।
चलिए सारी चीज़ें समझा दी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गुणसूत्रीय असामान्यताओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली सबसे बड़ी मतलब की समस्या क्या है? अगर गुणसूत्रीय असमानता हो गई, क्रोमोसोम से संबंधित असमानता हो गई है, तो बताइए कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? 26 मार्च को पूछा गया है। डाउन सिंड्रोम, हाइड्रोफिसेलस या फिर स्कॉर्सिस या फिर अपार्ट्स सिंड्रोम? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, डाउन सिंड्रोम। और ये बहुत ज़्यादा महिलाओं को होता है, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा यही रोग होता है। तो एक बार ये चेक करा लेना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। ये सारे टेस्ट होते हैं, ये सारे टेस्ट करा लेने चाहिए और इसको सही किया जा सकता है अगर सही समय पर पता चल जाए तो। देखिए, डाउन सिंड्रोम जिसका नाम जॉन लैंगडाउन के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने सबसे पहले इस स्थिति की पहचान की थी, यह सबसे सामान्य आनुवंशिक गुणसूत्र विकार है और बच्चों में अधिगम की अक्षमता से संबंधित है। अगर डाउन सिंड्रोम हो गया माता को, तो समझ लीजिए जो बालक पैदा होगा, उस बालक का मानसिक विकार हो सकता है, मानसिक रूप से वो परेशान हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, प्रशिक्षण योग्य मानसिक मंदित बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? यानी कि जिनको हम सिखाते हैं, प्रशिक्षण योग्य का मतलब है कि हम उनको सिखा करके सही भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे एकदम जीरो होते हैं, ठीक है ना? जो कि 10 से 20 तक जिनकी बुद्धि लब्धि होती है, उनको आप नहीं सही कर सकते हैं, ये फैक्ट है, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि इनमें से कौन से ऑप्शन के बीच में होते हैं, जिनको आप सिखा करके उनकी बुद्धि लब्धि को बढ़ा सकते हैं। तो वही कह रहे हैं प्रशिक्षण योग्य, जिनको हम प्रशिक्षण दे सकते हैं। कौन से बच्चे होते हैं? उनकी आईक्यू लेवल किस-किस के बीच में होता है? 50 से 35 के बीच, 50 से 70, 10 से 25 या फिर 60 से 75। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 से 35 के बीच में जिसकी भी आईक्यू है, उसको आप समझा करके, सिखा करके उसकी आईक्यू लेवल को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिसकी 25 से कम है, आप उसको नहीं सिखा सकते हैं, ठीक है? देखिए, तो प्रशिक्षण योग मानसिक रूप से विकलांग शब्द का प्रयोग आमतौर पर उन लोगों के लिए किया जाता है जिनकी जो आईक्यू है, ठीक है? जिनका जो आईक्यू लेवल है, वो आईक्यू लेवल 35 से 49 के बीच में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 15 नंबर। निम्न में से कौन-सा अधिगम निषक्तता का विकार है? यानी कि पढ़ने में जो दिक्कत होती है, सीखने में जो दिक्कत होती है, कौन-सा विकार इनमें से होता है? डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया या फिर उपरोक्त सभी? आइए आंसर देखिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ये सारे के सारे जो हैं वो अधिगम विकार के अंतर्गत आते हैं। अब कैसे-कैसे, क्या-क्या होता है देख लीजिए। डिस्लेक्सिया एक सामान्य प्रकार का अधिगम निषक्तता है जिसमें आप मतलब कि अक्षर जो है वो आपके समझ में ही नहीं आते हैं, ठीक है ना? क्या किताब में लिखा गया वो आपके समझ में नहीं है, आप पढ़ नहीं पाओगे, आप बोल नहीं पाओगे ढंग से। उसका डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया में लिखने से मुख्य रूप से लिखावट से संबंधित, यानी आप अपने हाथ से कोई भी चीज़ लिख नहीं सकते हो। अगर कोई कहेगा आ लिख करके दिखाओ, तो आप आ नहीं लिख पाओगे। तो ये डिस्ग्राफिया होता है वो लिखने से संबंधित होता है। डिस्लेक्सिया जो होता है अक्षरों को पहचानने से संबंधित होता है। और डिसकैल्कुलिया में संख्याओं को समझने, यानी कि गणित को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो हम उसे डिसकैल्कुलिया कहते हैं। तीनों समझ गए? ये तीनों आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों को आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर है, किस अवधि के बाद भ्रूण का लिंग पता किया जा सकता है? 26 मार्च को पूछा गया है। यानी कौन सी ऐसी एज होती है बच्चे की जब हम पता कर सकते हैं कि ये बालक, मतलब पेट में जो बालक है, गर्भ में जो बालक है, वो बालिका है, बालक है, कौन है? 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 3 महीने का जब भ्रूण हो जाता है, तो आप पता लगा सकते हैं बालक है कि बालिका है। देखिए, लिंग निर्धारण आंतरिक रूप से गर्भाधान के समय शिशु का आनुवांशिक लिंग गुणसूत्र संयोजन, पुरुष अगर अगर कोई भी मतलब गर्भ के अंदर जो भ्रूण पल रहा है, वो अगर पुरुष होगा तो उसका क्रोमोसोम एक्स और वाई होगा, अगर वो महिला होगा तो एक्स और एक्स होगा, ठीक है? ध्यान रखना है, पुरुष के लिए एक्स वाई क्रोमोसोम काम करते हैं, महिला के लिए एक्स एक्स क्रोमोसोम काम करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 17 नंबर, कौन सी अवधि निषेचन से प्रारंभ होकर युग्मनज के गर्भाशय की दीवार पर भली भांति चिपक जाने तक रहती है? यानी कि ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? जब निषेचन होता है, अंडा बनता है, अंडा जाकर के गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? अंडाणु अवधि, भ्रूण अवधि, गर्भ अवधि या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको हम अंडाणु अवधि कहते हैं। जब तक वो अंडा आकर के गर्भाशय की दीवार से नहीं चिपक जाता है, तब तक की अवधि को हम अंडाणु अवधि कहते हैं, ठीक है? ये लगभग 2 सप्ताह तक होती है, निषेचन के 2 सप्ताह तक यह अवधि रहती है, 14 दिन तक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम समस्त व्यवसायों में बच्चों को नियोजित करने के निषेध से संबंधित है? कौन सा ऐसा एक्ट है जो यह बताता है कि किसी भी बच्चे को जो खतरनाक जो काम होते हैं, कारखानों में जो काम होते हैं, उनमें काम नहीं किया जाएगा, काम नहीं दिया जाएगा? कौन सा ऐसा एक्ट है? इन एक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको पीडीएफ नोट्स में बता रखे हैं, सारे एक्ट हमने कवर करा रखे हैं। तभी आपसे कह रहे हैं, जो लोग पीडीएफ नोट्स पढ़ कर के आए होंगे, वो ये सारे आंसर आराम से टिक कर चुके होंगे, ठीक है ना? देखिए, किशोर न्याय अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम या फिर संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाल श्रम निषेध एवं नियमन जो एक्ट है, इसके द्वारा बताया गया है कि बच्चे जो है खतरनाक कार्य नहीं करेंगे। जहां पर भी खतरनाक कार्य करवाए जा रहे हैं, बच्चे उसको नहीं करेंगे। देखिए, बाल श्रम अधिनियम
जो कि आपका 1986 में बना था। भारत सरकार के द्वारा कुछ रोजगार में बच्चों की भागीदारी को प्रतिबंधित करने और कुछ अन्य रोजगार में बच्चों की कार्य शर्तों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यानी कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिसमें कि बच्चों का जो यूज है वो प्रतिबंधित ही कर दिया गया। जैसे कि कल कारखाने होते हैं, जैसे मशीनों के बड़े-बड़े कारखाने होते हैं, उनमें बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता। बच्चे का इन द सेंस कौन है? 14 वर्ष तक के बच्चे, ठीक है? इनसे काम नहीं करवाया जा सकता। इसके अलावा जैसे होटल हो गया, ठीक है ना? और जो नॉर्मल काम है उसमें सशर्त काम कर सकते हैं बच्चे, यानी कि बहुत सारी शर्तें होती हैं, उनको टाइम पे खाना आप देंगे, उनका ध्यान रखेंगे, तो ही वे बच्चे काम करते हैं। तो इन दोनों के बारे में बाल श्रम एक्ट 1986 बताता है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट सूचनाओं, कौशलों और कार्य नीतियों का भंडारण सम्मिलित है, जो लोगों के अनुभव के माध्यम से अर्जित करते हैं? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यह बताता है कि बताइए कौन सी ऐसी मतलब कि कौन से विशिष्ट सूचनाओं, कौशलों और कार्य नीतियों का भंडारण सम्मिलित? पहले आप ऑप्शन देखिए, सब तब समझ में आएगा। ऑप्शन है ग्रहण शक्ति, समझ-बोध, तरल गतिशील बुद्धि, क्रिस्टलीकरण बुद्धि या फिर इनमें से सभी। यानी कौन सी ऐसी बुद्धि है जिसमें जो बच्चा होता है या फिर जो व्यक्ति होता है वो अपने अनुभवों से सीखता है। तो आपसे पूछा जाएगा अनुभवों से सीखी जाने वाली बुद्धि को हम क्या कहते हैं? थोड़ा-सा क्रिटिकल लैंग्वेज दी गई, लेकिन सिंपल समझा दें। इस प्रश्न में यही पूछा गया है, अगर कोई व्यक्ति अपने अनुभव से कोई चीज़ सीख रहा है तो इस तरह की बुद्धि को हम क्या कहेंगे? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इस तरह की बुद्धि को हम क्रिस्टलीकरण बुद्धि कहते हैं। देखिए, क्रिस्टलीकरण बुद्धि, जिसे हम जीसी कहते हैं, में सीखी गई प्रक्रियाएं और ज्ञान शामिल हैं। यह अनुभव और संस्कृतिकरण के प्रभाव को दर्शाता है। हॉर्न ने नोट किया था कि क्रिस्टलीकरण क्षमता अनुभव से उपजी अवक्षेप है, जो तरल क्षमता के पूर्व अनुप्रयोग से उत्पन्न होती है, जिसे संस्कृति की बुद्धि के साथ में जोड़ा गया है। थोड़ा सा क्रिटिकल लैंग्वेज है, लेकिन आपको सीधे सीधे समझा दे। हॉर्न ने ये कहा था कि भाई, ये जो आपकी क्रिटिकल बुद्धि क्षमता होती है, ये अनुभव के पर आधारित होती है। यानी कि जो पहले से हमने तरल क्षमता से सीख रखा है, उसी सीखने से और अनुभव से जो बुद्धि उत्पन्न होती है, उसे हम क्रिस्टलीकरण बुद्धि कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, प्रजाति की सामान्य जैसे कि रेंगना, सरकना, बैठना, चलना किस रूप में जाने जाते हैं? यानी कि जो सामान्य क्रियाएं होती हैं, जैसे कि हमारी क्रियाएं हैं, हम बैठ सकते हैं, रेंग सकते हैं, सरक सकते हैं, चल सकते हैं। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वो किस रूप में जानी जाती हैं? 25 मार्च को पूछा गया है। इसे हम व्यक्तिवृत्तीय कार्य कहते हैं, जातिवृत्तीय कार्य कहते हैं, प्रगतिशील आनुवांशिक कार्य कहते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको हम जातिवृत्तीय कार्य कहते हैं। जैसे कि सरकना किससे संबंधित है? रेंगना कहें, अगर रेंगना कहें तो किससे संबंधित है? तो जितने भी रेंगने वाले प्राणी होंगे, जैसे कि सांप हो गया, छिपकली हो गई, घड़ियाल हो गया, तो ये सारे एक जाति के होंगे। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं जो होती हैं वो जातिवृत्तीय क्रियाएं होती हैं। बैठना चलना किससे संबंधित है? तो जानवरों से और मनुष्यों से संबंधित है। तो एक जाति को डिफाइन करते हैं, उसे हम मतलब कि ये सारे काम जो है एक जाति को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना? तो उसको हम जातिवृत्तीय कार्य कहते हैं। चलिए, देखिए, जातिवृत्तीय कार्य एवं क्रियाएं या व्यवहार जो किसी प्रजाति के सभी सदस्यों के लिए सामान्य है और पीढ़ियों से विकसित होते हैं, उन्हें हम जातिवृत्तीय कार्य कहते हैं। पूरी पीढ़ियों से यह विकसित होते रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। बाकी ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, इसी पर आपको मैसेज करके नोट्स अपने प्राप्त कर लेने हैं। ठीक है, और नोट्स प्राप्त करके तैयारी में लग जाइए। फालतू की बातें किसी की मत सुनिए, सीधे अपने तैयारी कीजिए और डेली प्रैक्टिस करने आइए। और अब हम कल जो लेकर के आएंगे वो आपका टॉप 100 की नेक्स्ट वीडियो होगी, जिसमें टॉप 100 प्रश्नों को कवर किया जाएगा। उसमें आपका टीकाकरण हो जाएगा, विभिन्न रोग हो जाएंगे, इन सबको हम कवर करेंगे टॉप 100 प्रश्न में। ठीक है, ये आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, इसी पर आपको 128 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना, तुरंत के तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको राकेश यादव सर के क्लास नोट्स मिल जाएंगे फ्री में, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक मिल जाएगी फ्री में, और बहुत सारा कंटेंट आपको वहाँ पर फ्री में उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।